आज हम यहाँ पर सरल रेखीय गति में त्वरण को पढ़ेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो में नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, जिससे कि फ्यूचर में जो भी वीडियो डाले जाएं वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाएं। तो आइए देखते हैं त्वरण किसे कहते हैं। कि जब भी कोई वस्तु गति करती है और अलग अलग समय पर उसका वेग अगर भिन्न भिन्न होता है तो वस्तु की गति को हम असमान गति कहते हैं। जैसे कि अगर माना कोई वस्तु प्रथम 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, फिर अगले 2 सेकंड में 20 की जगह पे 22 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, फिर अगले 2 सेकंड में 18 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, फिर अगले 2 सेकंड में माना वो 30 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रत्येक 2 सेकंड में उस वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो यानी अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन लगातार हो रहा है तो वस्तु की गति कहलाती है असमान गति। और यदि वस्तु का वेग बढ़ रहा है, गति के दौरान वस्तु का वेग बढ़ता है, तो वस्तु की गति त्वरित गति कहलाती है। हो सकता है कि कोई गाड़ी सड़क पर चल रही हो, पहले जो सड़क थी उस पर बहुत भीड़ भाड़ रही हो तो गाड़ी की रफ्तार, गाड़ी का जो वेग है वो कम रहा होगा। अब जब सड़क में कोई भीड़ नहीं है और सड़क बहुत अच्छी है, स्मूथ सड़क है, तो वहाँ पर गाड़ी का वेग बढ़ जाएगा और उसका वेग बढ़ने पर हम ये कहेंगे कि गाड़ी त्वरित गति में है इस समय। तो जब किसी वस्तु का वेग लगातार बढ़ता है तो वस्तु की गति त्वरित गति कहलाती है। और यदि वस्तु का वेग घटता है तो तब वस्तु की गति मंदित गति कहलाती है। जैसे कि हम किसी अगर कोई कार चल रही है और उस पर चालक माना अचानक ब्रेक लगाता है, तो ब्रेक लगाने पर कार का वेग लगातार घटता जाता है, तो उस समय कार की जो गति होगी वो मंदित गति कहलाएगी। और यदि कार के वेग को हम लगातार बढ़ाते जाएं तो तब कार की गति त्वरित गति कहलाएगी। तो जब किसी पिंड के या किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसकी गति असमान गति होती है। तो किसी वस्तु के वेग में एकांक समय में होने वाला परिवर्तन वस्तु का त्वरण कहलाता है। तो यानी त्वरण की परिभाषा क्या है कि किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाला परिवर्तन या एकांक समय में होने वाला परिवर्तन उस वस्तु का त्वरण कहलाता है। कि वेग में 1 सेकंड या एकांक समय में होने वाला परिवर्तन ही त्वरण कहलाता है। त्वरण की एक दूसरी परिभाषा भी है कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं। और त्वरण एक सदिश राशि है और इसका सूत्र है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू हो गया वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम डिफरेंस। और यहाँ से हम त्वरण का मात्रक निकाल सकते हैं। त्वरण का मात्रक बराबर वेग परिवर्तन का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड बटे सेकंड। तो इससे आ गया ये त्वरण का मात्रक बराबर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सेकंड ऊपर चल जाएगा तो सेकंड इंटू के या सेकंड यहाँ पर आ जाए तो ये मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर हो गया। तो त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर या m⁻²। m का मतलब मीटर है, s का मतलब यहाँ पे सेकंड है। इसी प्रकार से त्वरण का जो विमेय सूत्र है, तो त्वरण का जो विमेय सूत्र हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं कि त्वरण का विमेय सूत्र बराबर वेग का विमेय सूत्र बटे समय का विमेय सूत्र। वेग का विमेय सूत्र होता है L⁻⁻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 ⁻
और यहाँ पर हो जाएगा एल टी की पावर -2। यहाँ पर मैं त्वरण के सूत्र को दोबारा निकाल रहा हूँ, तो देखिए कैसे आया होगा त्वरण का जो परिभाषा और सूत्र है कि माना किसी समय t1 पर किसी गतिशील वस्तु का वेग है v1 और कुछ देर बाद t2 समय पर वस्तु का वेग हो जाता है v2, तो तब समय में समयांतराल कितने का हो गया? समयांतराल बराबर होगा बाद का समय ऋण पहले का समय, यानी t2 माइनस t1। इसको हमने डेल्टा t से प्रकट किया है। और वेग परिवर्तन यानी इतने समय में कितना वेग परिवर्तित हुआ,
तो वेग परिवर्तन बराबर बाद का वेग ऋण पहले का वेग, तो v2 माइनस v1, इसको हमने डेल्टा v से प्रकट किया है। अब इसमें t2 माइनस t1 जो समयांतराल था उसमें वेग परिवर्तन हो गया था v2 माइनस v1, तो हम ये कह सकते हैं कि t2 माइनस t1 समय में वेग परिवर्तन हुआ v2 माइनस v1। अब जब इतने समय में वेग परिवर्तन v2 माइनस v1 है तो एकांक समय में वेग परिवर्तन कितना होगा? एकांक समय का मतलब है 1 सेकंड मान सकते हैं हम इसको, तो एकांक समय या 1 सेकंड में वेग परिवर्तन हो जाएगा ये v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी ये राशि कहाँ जाएगी? इस राशि के हर में आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल एक एक नियम से है कि t2 माइनस t1 सेकंड में वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1, तो 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो एकांक समय में वेग में जो परिवर्तन होता है या 1 सेकंड में जो वेग में परिवर्तन होता है, ये लाइन, इसको हम कहते हैं क्या? त्वरण। तो इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया? त्वरण लिख दिया। v2 माइनस v1 का मतलब है वेग परिवर्तन, इसको हमने वेग परिवर्तन लिख दिया। t2 माइनस t1 का मतलब है समयांतराल, इसको हमने समयांतराल लिख दिया। तो यहाँ से आ गया त्वरण का सूत्र, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, जिसका हमने भी पहले जिक्र किया था। मात्रक हो गया इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बीमा होगी इसकी LT की पावर -2। त्वरण एक सदिश राशि है क्योंकि इसका सूत्र है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग सदिश राशि है, समय अदिश राशि है, तो सदिश में अदिश का भाग देने पे सदिश आता है, इसलिए त्वरण क्या है? सदिश राशि है। तो यहाँ से त्वरण की परिभाषा हो गई कि एकांक समय में वेग में होने वाला परिवर्तन ही त्वरण कहलाता है, या वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब जो है त्वरण कितने प्रकार का होता है? तो त्वरण एक समान त्वरण, त्वरण के प्रकार हैं एक समान त्वरण, परिवर्तित त्वरण, औसत त्वरण और तात्कालिक त्वरण। तो एक समान त्वरण का मतलब है कि यदि कोई वस्तु, गतिशील वस्तु, समान समयांतरालों में उसमें से समान वेग परिवर्तन हो। यदि किसी गतिशील वस्तु की गति इस प्रकार से हो कि समान समयांतरालों में उसके वेग में समान परिवर्तन हो रहा है, तो तब वस्तु की का जो त्वरण होगा वह त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। एक समान त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर अगला है परिवर्तित त्वरण। परिवर्तित त्वरण वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो यदि कोई वस्तु इस प्रकार से गति करती है कि समान समयांतरालों में उसके वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो अलग अलग हो, यानी माना पहले 2 सेकंड में वेग में परिवर्तन हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड का, फिर अगले 2 सेकंड में वेग में परिवर्तन हो रहा है माना 25 मीटर पर सेकंड का, फिर अगले 2 सेकंड में वेग में परिवर्तन हो रहा है माना 30 मीटर पर सेकंड का। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर समान समयांतरालों में वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो अलग अलग है, अतः ऐसा त्वरण कहलाएगा परिवर्ती त्वरण। और एक समान त्वरण में क्या होगा कि समान समयांतरालों में जो वेग में परिवर्तन होगा वो समान होगा, वेग परिवर्तित होगा पर समान होगा वेग परिवर्तन। तो इसमें जैसे कि माना कोई वस्तु पहले 5 सेकंड में उसके वेग में परिवर्तन हुआ 50 मीटर पर सेकंड का, फिर अगले 5 सेकंड में उसके वेग में परिवर्तन हुआ 50 मीटर पर सेकंड का, फिर अगले 5 सेकंड में उसके वेग में परिवर्तन हुआ 50 मीटर पर सेकंड का। तो हम देख रहे हैं समान समयांतरालों में वेग में परिवर्तन समान है, अतः त्वरण भी क्या कहलाएगा? वहाँ पे एक समान त्वरण कहलाएगा। अब है औसत त्वरण। तो औसत त्वरण कब होता है? जब कोई वस्तु परिवर्ती त्वरण से गति करती है। परिवर्ती त्वरण का मतलब है समान समय में क्या हो, समान समयांतरालों में अगर वेग परिवर्तन अलग अलग आ रहा हो तो तब ऐसा त्वरण कहलाता है परिवर्ती त्वरण। तो जब कोई वस्तु परिवर्तित त्वरण से गति करती है तो समान समय में उसके त्वरण क्या होते हैं? अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में जो त्वरण निकाला जाता है वो होता है औसत त्वरण। औसत त्वरण, और औसत त्वरण का मतलब है कि जब कोई वस्तु परिवर्तित त्वरण से गति कर रही हो तो वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन और कुल समय के अनुपात को हम औसत त्वरण कहते हैं। औसत त्वरण का मतलब हो गया कुल वेग परिवर्तन और कुल समय का जो अनुपात है उसी को औसत त्वरण कहते हैं। तो मानव वेग परिवर्तन डेल्टा टी समयांतरालों में जो वेग परिवर्तन है वो डेल्टा वी है, तो एवरेज एक्सेलरेशन या औसत त्वरण बराबर हो जाएगा कुल वेग परिवर्तन डेल्टा वी बटे कुल समयांतराल डेल्टा टी। इसके बाद है तात्कालिक त्वरण। तो तात्कालिक त्वरण क्या होता है कि किसी विशेष क्षण पर वस्तु का जो त्वरण होता है उसको हम तात्कालिक त्वरण कहते हैं।
और इस त्वरण के में हम जो समय लेते हैं वो समय बहुत अल्प लिया जाता है। तो तात्कालिक त्वरण इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कि किसी निश्चित समय पर या क्षण पर वस्तु के त्वरण को तात्कालिक त्वरण कहते हैं। इसकी गणना में हम जो समय है डेल्टा टी मानदंड समय को बहुत छोटा लेते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब है कि समय डेल्टा टी जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है, इसका मान लगातार कम हो रहा है। तो तात्कालिक त्वरण का सूत्र है तात्कालिक त्वरण ए बराबर हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा वी क्या है? उस विशेष क्षण पर वेग में परिवर्तन बटे डेल्टा टी क्या है? उस विशेष समय का मान है, उस निश्चित समय का मान। ठीक है। और डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि डेल्टा टी का मान लगातार घटता जा रहा है, वो जीरो के करीब आता जा रहा है। तो जो ये राशि है इसको हम कहते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब है कि वेग का समय के साथ बदलने की दर या वेग का समय के सापेक्ष अवकलन। तो इसी को हम लिखते हैं डी वी बाई डी टी। हमने अवकलन में पढ़ा रखा है। तो तात्कालिक त्वरण ए का सूत्र हो गया डी वी बाई डी टी। तो कई बार इसमें न्यूमेरिकल आता है, हमको वी की वैल्यू टी के रूप में दी रहती है, अतः हमको त्वरण निकालना होता है। तो वहाँ पे वी का टी के सापेक्ष अवकलन करने पे त्वरण निकलता है। तो यदि किसी एक त्वरण का सूत्र ये हो गया ए बराबर डी वी बाई डी टी। त्वरण का एक दूसरा सूत्र भी देखिए, यदि कोई वस्तु माना डेल्टा टी समय में वो डेल्टा एस दूरी तय करती है, ठीक है। तो यदि कोई वस्तु डेल्टा टी समय में डेल्टा एस या दूरी तय करती है, जैसे यहाँ पर डेल्टा टी समय में वेग में परिवर्तन था डेल्टा वी का, माना इसी दौरान डेल्टा एस दूरी तय होती है, तो वस्तु का जो वेग हो जाएगा वो हो जाएगा वेग वी बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को हम यहाँ पर क्या ले देंगे? डी एस अपॉन डी टी। तो यदि किसी वस्तु के किसी क्षण पर वस्तु की स्थिति एस है, तो तब हम उस वस्तु के वेग को इस सूत्र से प्रकट करते हैं कि वेग v बराबर डी एस अपॉन डी टी। तात्कालिक वेग डी एस अपॉन डी टी। तो तात्कालिक वेग का मान ही आ गया। तो उस हिसाब से तब तात्कालिक त्वरण का सूत्र हो जाएगा तात्कालिक त्वरण ए बराबर डी वी बाई डी टी होता है। तो डी वी बाई डी टी मतलब वेग का समय के सापेक्ष अवकलन। तो हम वेग का मान यहाँ से रख देंगे डी एस बाई डी टी। तो डी बाई डी टी लिखा और वी के पे क्या रख दें यहाँ से डी एस बाई डी टी। तो अर्थात डी एस बाई डी टी का टी के सापेक्ष अवकलन, जैसे इसका मतलब था v का टी के सापेक्ष अवकलन, वैसे इसका मतलब क्या होगा कि डी एस बाई डी टी का टी के सापेक्ष अवकलन। इसी को हम एक अन्य रूप में पढ़ते हैं डी टू एस बाई डी टी टू, यानी s का टी के सापेक्ष 2 बार अवकलन। यानी अगर हमें s का मान दे रखा है तो s का हम एक बार टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर दोबारा टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे s का, तो वो हो जाएगा डी टू एस बाई डी टी टू, यानी s का टी के सापेक्ष 2 बार अवकलन। तो इसी को हम ये भी जो है त्वरण का ही तात्कालिक त्वरण का ही सूत्र होता है। तो तात्कालिक त्वरण तो यहाँ पर तात्कालिक त्वरण ए बराबर आ गया डी वी बाई डी टी पहला सूत्र, दूसरा सूत्र आ गया ए बराबर डी टू एस बाई डी टी टू। दोनों पे न्यूमेरिकल आते हैं। अब इस पर एक हम सवाल कर रहे हैं कि माना मूल बिंदु से किसी कण की स्थिति हमने x दर्शा रखी है और उस x का मान जो है, यानी मूल बिंदु से कोई कण x दूरी पर है, ठीक है। यानी कण का विस्थापन मूल बिंदु की तुलना में कण का विस्थापन क्या है? x है। और उस x का मान इस समीकरण से दिया जा रहा है कि x बराबर 5t³ प्लस 4t² प्लस 9 मीटर। इसमें t जो है वो समय को दर्शा रहा है, t का मान जो है सेकंड में है, x का मान मीटर में है। तो हमको यहाँ पर जो है हमको त्वरण ज्ञात करना है, त्वरण का सूत्र ज्ञात करना है समय t के रूप में। वस्तु का t के पदों में त्वरण ज्ञात करो। और दूसरा है t बराबर 1 सेकेंड और t बराबर 2 सेकेंड पर त्वरण का मान ज्ञात करो। यानी इसमें दिया क्या है कि किसी वस्तु का विस्थापन या स्थिति x दे रखी है, ये विस्थापन है और इसका मान समय t के रूप में दिया हुआ है। तो हमें यदि विस्थापन या स्थिति का मान समय के रूप में दे रखा है तो हम वेग और त्वरण कैसे ज्ञात करते हैं उसी को यहाँ पर समझाया गया है। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे त्वरण। सबसे पहले स्थिति या विस्थापन x बराबर लिखा 5t³ प्लस 4t² प्लस 9, जो इसका मान दे रखा है। अब हमें पता है कि वेग v बराबर होता है विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन या स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन dx/dt।
हमने पहले पढ़ा था वेग v बराबर ds/dt, तो वहाँ s था स्थिति, यहाँ s के पे क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो वेग v बराबर होता है dx/dt यानी विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन। फिर d/dt अलग लिखा, d/dt मतलब समय के सापेक्ष अवकलन, और x का मान हमने यहाँ से रख दिया। अब यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि 5t³ + 4t² + 9 का समय के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो हम यहाँ पर प्रत्येक पद का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो वो एक v बराबर आ जाएगा 5 और फिर इस tq का समय के सापेक्ष अवकलन, ये 5 और d/dt ऑफ tq, फिर प्लस आ जाएगा, फिर ये 4, ये इंटू में 4 और फिर t² का t के सापेक्ष अवकलन, 4 इंटू d/dt ऑफ t² एंड 4 और t² का t के सापेक्ष अवकलन, फिर प्लस 9 का t के सापेक्ष अवकलन। अब यहाँ पर सूत्र क्या लगेगा, ये है t की पावर n। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था कि d/dx ऑफ x की पावर n, उसका मान होता है n x की पावर n-1। तो उसी से जो है हम इस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका मान, तो यहाँ पर यह आया था v बराबर 5 d/dt ऑफ tq + 4 d/dt ऑफ t² + d/dt ऑफ 9, यानी यहाँ पर क्या होगा, एक तो t की पावर 3 का अवकलन करना t के सापेक्ष, एक t की पावर 2 का अवकलन करना t के सापेक्ष, और एक 9 माने 9 माने अचर राशि का t के सापेक्ष अवकलन। अचर का अवकलन हमेशा शून्य होता है, क्योंकि अवकलन का मतलब होता है, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ t की पावर 3 का t के सापेक्ष अवकलन, तो इसका मतलब है t की पावर 3 का t के साथ बदलने की दर, t की पावर 2 का t के सापेक्ष अवकलन मतलब t की पावर 2 का t के साथ बदलने की दर, 9 का t के साथ अवकलन मतलब 9 का समय t के साथ बदलने की दर। तो अचर राशि है 9, ये समय के साथ नहीं बदलेगा, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, शून्य। जो नहीं बदलता है उसका अवकलन शून्य। तो इसके अवकलन देखिए, इसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। हमने पढ़ा d/dx ऑफ x की पावर n, यानी x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन होता है n x की पावर n-1, ये इसका अवकलन होता है कि d/dx ऑफ x की पावर n का मान हो गया, d/dx ऑफ x की पावर n का मान हो गया n x की पावर n-1। तो इसी तर्ज पर d/dt ऑफ t की पावर 3, x के पे t आ गया तो यहाँ भी x के पे t लिख दिया, n का मान क्या हो गया, 3 हो गया। तो जो x की पावर n का अवकलन है n x की पावर n-1, एक पावर घट गई यहाँ जाके, और ये पावर यहाँ शुरू में आ गई इंटू में। तो यहाँ t की पावर 3 का भी t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 3 इंटू t की पावर 2, देखिए एक पावर यहाँ कम हो गया, 3 यहाँ शुरू में आ गया इंटू में। ऐसे t की पावर 2 का अवकलन क्या होगा, 2 इंटू t की पावर 1, एक पावर घट गई, ये पावर यहाँ शुरू में इंटू में आ गई। तो हमने देखा t की पावर 3 का t की पावर 2 का t के सापेक्ष अवकलन ये होता है। तो उसी तर्ज पर हमने जो है इसका भी अवकलन किया, v बराबर 5 d/dt ऑफ tq + 4 d/dt ऑफ t² + d/dt ऑफ 9। तो इसका जो अवकलन हुआ ये हो गया यहाँ पर v बराबर 15t² + 8t + 0 हो गया, 9 का अवकलन, 9 अचर राशि है। और तब इसको आगे हल करने पे वेग v माने वेग v का मान आ गया 15t² + 8t मीटर पर सेकेंड। अब हम त्वरण निकालेंगे, तो त्वरण कैसे निकलेगा, त्वरण a बराबर होता है dv/dt, यानी वेग का समय के सापेक्ष अवकलन, अभी पढ़ा था हमने। तो हम यहाँ पर d/dt, इस अवकलन को d/dt मतलब t के सापेक्ष अवकलन, तो इसको अलग लिखेंगे। अब v का मान यहाँ से रख देंगे, ये वाला v का मान रखा 15t² + 8t। तो ये हो गया a बराबर d/dt ऑफ 15t² + 8t, यानी अब क्या करेंगे, 15t² का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर प्लस 8t का भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए कैसे होगा अवकलन, त्वरण a बराबर आ जाएगा, ये 15 यहाँ इंटू में है तो 15 इंटू वाला शुरू में आ जाएगा, फिर d/dt ऑफ t², जो इंटू में वो इंटू शुरू में आ जाएगा, और तब होगा t² का t के सापेक्ष अवकलन, t² का t के सापेक्ष अवकलन। अवकलन को हम d/dt से शो कर रहे हैं, a बराबर 15 d/dt ऑफ t² प्लस ये 8 और फिर d/dt ऑफ t, इस t का भी t के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर त्वरण a बराबर आ जाएगा 15 और t² का अवकलन होता है 2t, जो कि मैंने अभी यहाँ पर क्या था, t² का अवकलन 2t। उसी प्रकार से यहाँ पर
टी स्क्वायर का अवकलन हो गया 2t, ये 15 पहले से 2 में था, प्लस टी का अवकलन हो जाएगा 1, क्योंकि टी की पावर 1 है, तो टी की पावर 1 का अवकलन क्या होगा 1, टी की पावर 0, तो टी की पावर 0 1 होता है, तो टी का अवकलन टी के सापेक्ष 1 होगा। ठीक है, तो a बराबर हो गया 15 इंटू 2t प्लस 8 इंटू 1, टी का अवकलन टी के सापेक्ष 1 होता है। तो यहाँ पर a बराबर आ गया 15 इंटू 2 यानी 30 हो गया, तो a बराबर 30t प्लस 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर त्वरण a का सूत्र आ गया 30t प्लस 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जबकि हमें शुरू में स्थिति या विस्थापन x का मान t के रूप में दे रखा था। इससे हमने क्या निकाला, वेग निकाला, और फिर वेग के द्वारा वेग v का मान आया 15t स्क्वायर प्लस 8t, इसके बाद हमने त्वरण निकाला 30t प्लस 8। अब हमारा इसमें जो सवाल था इसका सेकंड पार्ट कि एक तो आगे था वस्तु का त्वरण ज्ञात करो, त्वरण हमने निकाल दिया। भाई t बराबर 1 और t बराबर 2 सेकेंड पर त्वरण का मान ज्ञात करो। तो देखिए इसको, त्वरण a का मान आया 30t प्लस 8 मीटर पर सेकेंड। अब t बराबर 1 सेकेंड पर त्वरण कैसे होगा, वो ऐसे निकालेंगे आप कि t के स्थान पे क्या रख देंगे 1, तो t बराबर 1 सेकेंड पर त्वरण हो जाएगा a1 लिखा, a को क्या लिखा a1 का मतलब t बराबर 1 सेकेंड पे त्वरण बराबर 30 को 30 लिखा, t के स्थान पे 1 कर दिया, फिर प्लस 8 को 8 लिख दिया, यानी t के स्थान पे 1 रख दिया, तो t का मान दे रखा है। इससे आ गया ये 38, तो a1 बराबर 38 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये t बराबर 1 सेकेंड पर त्वरण का मान है जिसको हमने a1 से प्रकट किया है। फिर t बराबर 2 सेकेंड पर त्वरण का मान फिर इसी सूत्र से निकालेंगे, a बराबर 30t धन 8। इसमें t बराबर 2 सेकेंड पर कैसे निकालेंगे, t के स्थान पर 2 रख देंगे, तो t बराबर 2 सेकेंड पर त्वरण हो जाएगा a2 बराबर 30 गुणा गया 2, टी के स्थान में 2 रख दिया धन 8, तो ये 30 दूनी 60 और 8 68, तो a2 बराबर 68, यानी t बराबर 2 सेकेंड पे जो त्वरण आया वो इस सूत्र से आया और इसका मान आ गया 68 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अभी हमने इस एग्जाम्पल में एक सूत्र का उपयोग किया था कि d/dx ऑफ x इसका मान होता है 1, तो ये कैसे निकाला होगा, यहाँ पर देखिए d/dx ऑफ x को लिखा हमने x की पावर 1, तो d/dx ऑफ x की पावर 1 हो गया, तो x की पावर 1 का x के सापेक्ष अवकलन वो हम इस सूत्र से करेंगे कि d/dx ऑफ x की पावर n का मान क्या होता है n x की पावर n-1, तो यहाँ पर n के यहाँ क्या आ गया 1, तो d/dx ऑफ x की पावर 1 का क्या आ जाएगा, इस सूत्र के द्वारा ये घात शुरू में आ जाएगी 1 x की पावर, और यहाँ क्या होता है एक घात कम हो जाती है 1 - 1 आ जाएगी घात, तो ये हो गया x का x के सापेक्ष अवकलन हो गया 1 x की पावर 1 - 1, तो 1 x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 1 इंटू 1 है मतलब 1, अर्थात x का x के सापेक्ष अवकलन यानी d/dx ऑफ x इसका मान होता है 1। इसी तरह पर d/dt ऑफ t इसका मान होगा 1, इसीलिए जो है हमने इस सूत्र में यहाँ पे d/dt ऑफ t का मान 1 लिखा है, क्योंकि यहाँ पर d/dx ऑफ x का मान 1 है। इसी तरह पे और सवाल भी हो सकते हैं इसमें। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि दूरी समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद गति के समीकरणों की स्थापना करेंगे ग्राफीय विधि से। धन्यवाद।